Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and having a very good time there, utilizing this beautiful time by working hard and by reading the stuff there you are having there. So we are there in our second last chapter, that is an astronomer's view of the universe. अच्छा, इस चैप्टर के बारे में, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इनके बारे में ये एक कंसेप्ट है हमारे पास, एंड दैट इज़ द कंसेप्ट इज़ दिस दैट we usually don't have the question answers in the mean of long question or in the mean of short question. तो ये किसी हद तक ठीक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. Usually we are going to have the MCQs, and apart from it rarely we are going to have short question answers there from these two chapters, but it is the part of the syllabus, so we need to finish it. कोई पता नहीं है चीज़ें कब सरप्राइज़ कर, जैसे 2 साल पहले ट्वाइस के बारे में कहा जाता था कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है. तो 2 साल पहले ट्वाइस ने सरप्राइज़ किया और ट्वाइस में से लॉन्ग क्वेश्चन आया था, दैट वाज द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन. सो वी कांट प्रिडिक्ट द थिंग्स देयर. तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं एक बड़ा कमाल का एक पैसेज है हमारे पास. फिलिप केप्लियो wrote an essay, and in that essay, that is a remarkable one, and a young man once came to his teacher and asked, how long will it take to reach enlightenment, my lord? शागिर्द उस्ताद के पास आता है और पूछता है कि उस्ताद मोहतरम, मुझे साहिब इल्म बनने में कितना वक्त लगेगा? द मास्टर सेड 10 years. नौजवान चिल्लाया, जोर से बोला, इतनी लंबी मुद्दत, सो लॉन्ग? उस्ताद ने कहा, द मास्टर सेड, नो, आई वॉज मिस्टेकन, इट विल टेक यू 20 years. 20 साल लगेंगे. नौजवान शख्स ने फिर पूछा, वाई डू यू कीप एडिंग टू इट? आप मतलब मेरी इस मुद्दत में इजाफा क्यों करते जा रहे हैं? द टीचर टोल्ड, द मास्टर आंसर्ड, come to think of it, in your case it will probably be 30 years. उस्ताद ने कहा, बात को समझो, तुम्हारे मामले में गालबन इसको 30 साल लग जाएं. नाउ जो मकसद आम रफ्तार से 10 साल में हासिल होता है ना, इसको आप 10 दिन में हासिल करना चाहें तो इसका मतलब है आप छलांगों के ज़रिए, दैट यू आर जंपिंग, एंड थ्रू दैट जंपिंग यू आर जस्ट traveling, and you are just reaching near your destination through this way. और छलांगों के ज़रिए हमेशा सफ़र जो हम करते हैं ना, वो असल सफ़र को और तवील कर देता है. छलांग लगाने वाले का अंजाम हमेशा ये होता है कि वो किसी चट्टान से टकरा जाता है या किसी गहरी खाई में गिर जाता है. इसका नतीजा ये होता है कि इसको पीछे लौट कर किसी अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है जहां वो मुद्दत के लिए तक इलाज के लिए पड़ा रहे. अगर वो आम रफ्तार से चलता तो वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, मगर छलांग ने इसको पीछे डालकर इसका सफ़र और लंबा कर दिया. तो किसी काम में देर लगाना जितना गलत है, इतना ही गलत ये भी है कि आप उसको जल्द पूरा करना चाहें. तो हर काम की तकमील का एक वक्त है, देयर इज़ अ टाइम. सो यू नीड टू फॉलो द टाइम, एंड यू नीड टू वेट द राइट टाइम. देर करना अगर सुस्ती है तो जल्दी करना भी बेसब्री है. और खुदा के इस महकूम दुनिया में दोनों बिल आखिर जहाँ पहुँचते हैं वो बेअंजामी के सिवा और कुछ नहीं होता है. सो वी नीड टू वर्क, वी नीड टू यूज़, एंड वी नीड टू वेट for the things which are happening there. So let's see the astronomer view of universe. एक माहिर फल्कियात, astronomer, you know, the man, the scientist, the person who studies the stars, heavenly bodies, sun, moon, that is astronomer. देखते हैं उसका concept क्या है यूनिवर्स के बारे में. And the writer who wrote that thing there, it is Sir James Jeans. He born there in 1877 and he died in 1906.
So that is the picture of the universe we are having there. So you are going to find out so many images there on the internet, so you can find out that how different universe we are having. So first of all, we are going to have the introduction of the author, and the introduction of the author is a very simple one. We are having Sir James Hopwood Janes. Okay, and he was born in 1877. He was an eminent scientist and a writer. Why? Because he was having a really remarkable gift for bringing his special knowledge within the reach of the common reader. आम आदमी के लिए लिखा इन्होंने, और यही वजह है कि थॉमस को एक दफ़ा डिस्क्राइब किया गया था, बताया गया था, आ रिच इमेजिनेशन वर्किंग थ्रू अ फ्लेक्सिबल पेन. मतलब ये ऐसा शख्स है जिसकी इमेजिनेशन बहुत रिच है, एंड इट इज़ वर्किंग थ्रू अ फ्लेक्सिबल पेन. बड़ा ही कमाल का लिखते हैं ये, और ये आम आदमी के लिए लिखते हैं. So we are having thankful to him for his gift, that for communicating scientific concepts to the non-scientific, and a large public has gained intelligent insight into the findings of the modern astronomy and mathematical physics, and it is due to the achievement and the works of the Sir James Hopwood Janes. He was the man who was having the fellowship of the Royal Society. बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप लेना या उसका मेंबर होना. एंड द बुक्स ही रोट देयर, द फर्स्ट वन ही रोट द यूनिवर्स अराउंड अस, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1920. 920 लिखा हुआ ये मिस्टेक है मेरी, इसको 1920 समझिएगा आप, बुक्स में से देख लीजिएगा आप. अपार्ट फ्रॉम इट देन इज़ द मिस्टीरियस यूनिवर्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1930. अब जो हमारे पास चैप्टर है ना, एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ यूनिवर्स, दैट इज टेकन फ्रॉम द मिस्टीरियस यूनिवर्स दैट वाज पब्लिश्ड इन 1930. नाउ इफ यू सी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू टुडे, 500 मिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स इस तरह की थी. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मोर वाटर एंड लेस टेरिटरी. देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, yes, the amount of territory, the amount of the land is increasing, but with it you are going to find out पानी कम हो रहा, खुश्क हो रहा है. But today you are going to find out there it is completely, you are going to find out a green world with the land and with the water. आगाज़ में 500 साल कबल जो था हमारे पास पत्थर ज़्यादा थे, 3 साल कबल हमारे पास झाड़ियाँ आई, और 500 और आज की दुनिया में हमारे पास ग्रीनरी है. ये दुनिया के हमें पिक्चर्स हैं जो हमें समझा रहे हैं यूनिवर्स के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट द की पॉइंट्स. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मुकम्मल सब्सटेंस की यूनिवर्स बनी किस किस चीज़ से, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट इट इज़ हैविंग स्टार्स. स्टार्स, you are going to be surprised to know that which are hardly bigger than the earth, but the majority are so large that thousands and that hundred of thousands of the earths could be packed inside each and leave room to spare. मतलब कुछ सितारे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि उसके अंदर हमारी हज़ारों दुनियाएं समा जाएं, और फिर भी उन स्टार्स के अंदर स्पेस बाकी रहे. दैट इज़ द ह्यूजनेस द स्टार्स देयर. बोले, और लेट सी अस एंड एग्जामिन द वर्थ ऑफ आवर अर्थ इन दिस यूनिवर्स. So he is letting us know and saying that here and there we come upon a giant star large enough to contain millions and millions of earth, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of the sand on all the seashores of the world. इस यूनिवर्स के अंदर इतने सितारे हैं जितने दुनिया के समुंदर पर मौजूद साहिलों पर मौजूद रेत, और उसमें हमारी अर्थ की वर्थ क्या है, सैंड ऑफ अ ग्रेन ऑन द शोर ऑफ द ओशियन.
साहिल समुद्र पर मौजूद रेत का एक छोटा सा ज़र्रा हम उठाए ना, वो छोटा सा ज़र्रा हमारी दुनिया है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इतनी बड़ी कायनात है हमारे पास, जहाँ पर हमारी वर्थ कितनी सी है, इस कायनात की वर्थ कितनी सी है, इस यूनिवर्स की वर्थ, इस दुनिया की वर्थ कितनी है हमारी इस बड़ी कायनात के अंदर। सिर्फ रेत का एक छोटा सा ग्रेन। उसके बाद हम खुद अपनी तरफ आए तो हमारी तो कोई वर्थ बचती कुछ नहीं है। सो इन दिस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस। हमें पता चलता है कि इस स्पेस में, यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि घूम रहे हैं। नाउ फ्यू आर wandering here there in journey in a company, and the majority are just traveling there in isolation. अब इनके दरमियान फासला कितना है, बोला ये हमारी सोच भी नहीं होगी कि अगर इनके दरमियान इतना फासला है, जो हमें आसमान पर ये चांद और आसमान पर ये सितारे हमें नज़र आते हैं, द स्टार्स वी लुक एट द स्काई एंड वी सी दैट देयर इज़ रेयरली अ लिटिल बिट डिस्टेंस देयर। बोला इनके दरमियान इतना सितारा, इतना फासला है कि साहिल के समुंदर के अंदर एक शिप अगर साहिल के एक तरफ खड़ा हो और दूसरा शिप ओ समुंदर के आखिरी किनारे पे खड़ा हो, इनके दरमियान, इन सितारों के दरमियान इतने मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है। जो सितारे हमें इस ज़मीन से आसमान पे नज़र आते हैं, दे आर हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्स और सन्स यूनिवर्स में आए कैसे, और इनकी ये स्टार्ट, इनकी बिगनिंग लाइफ की कैसे हुई। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई ऑल आर इमेंसली हॉट। ये जो हमारे पास, जो हमें सूरज नज़र आता है और जो हमें बाकी सितारे नज़र आते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इतने गर्म हैं कि हम इन पर पाँव भी नहीं रख सकते, टू हॉट। एंड आल्सो नो डाउट कि ये वक्त के साथ साथ शायद कूल हो रहे हैं। जैसा कि हमारी अर्थ के बारे में, दैट आर अर्थ वाज बेसिकली द पार्ट ऑफ द सन, देयर वाज अ बिग बैंग एंड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दैट बिग बैंग ये उससे हट गई, इसका एक अलग प्लानिटरी सिस्टम बना। उस प्लानिटरी सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, आकर ये वक्त के साथ साथ ये क्या कहते हैं, कूल होने लगी। जब कूल होने लगी तो यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म, जिसे आप सिंगल सेल कह सकते हैं, यहाँ से लाइफ का आगाज़ हुआ। अब ये आगाज़ कैसे हुआ, वी आर हैविंग नो आइडिया अकॉर्डिंग टू द साइंस। नाउ विद इट हाउ these single organisms started to be starting to have the life, और ये सिंगल से किस तरह से क्या कहते हैं कंपाउंड बने, कंपाउंड में ये कन्वर्ट हुए, कैसे 1 से 2, 2 से 10, और किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुई, एंड विद दैट रिप्रोडक्शन इसके बाद इनमें किस तरह से डेथ आई, वी आर हैविंग नो आइडिया अबाउट इट। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हाउ दिस थिंग्स स्टार्टेड टू वर्क देयर, बट ये वक्त के साथ साथ चला गया। When you see this picture, you are going to find out that sun is there in the center and we are going to find out so many stars are there. तो हैरानगी होती है हमें। अब ये आगे कैसे बढ़ा, अब इस सिंपल मैकेनिज्म से लाइफ के हम ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर इमोशंस एंड एम्बिशंस। अब दुनिया में रहते हुए जो हमारे ज़्यादातर जो इमोशन, जो हमारी ज़िंदगी जो सेंटर करती है ना, वो हमारी इमोशंस और एम्बिशंस पे सेंटर करती है। और इन इमोशंस और सेंटर्स के अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा होप वी आर हैविंग, इट इज़ द होप वी आर हैविंग विद द हेल्प ऑफ द रिलीजन। अब इंसान ने खुदा को बनाया या खुदा ने इंसान को बनाया, सवाल ये पैदा होता है। इफ़ वी फॉलो द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंसान ने खुदा बनाए हैं अपने आप को कंसोल करने के लिए। एपोग्लिप्टो बहुत कमाल की मूवी है।
10,000 BC, बहुत कमाल की मूवी है, डील करती है ह्यूमन एवोल्यूशन की बिगनिंग को। अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि चलें इस तरह से ज़मीन ठंडी हो गई, लाइफ स्टार्ट हो गई, वो लाइफ जो कि सिंपल थी, वी आर हैविंग द कम्प्लेक्सिटी इन इट, नाउ विद इट वी आर हैविंग द इमोशंस, वी आर हैविंग द ambitions, and our mostly life is centered here, and where we are connected with the religion, and religion is the highest hope that is making us alive. तो बोला फिर इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई? बहुत बड़ा सवाल है। शायद इंसानियत की शुरुआत भी ऐसे ही हो गई हो जैसे दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ हो। सो अब किसी भी चीज़ के बारे में वी कैन नॉट टॉक विद सर्टेनिटी। अब स्टैंडिंग ऑन आर माइक्रोस्कोपिक फ्रेगमेंट of a grain of the sand, we attempt to discover the nature and the purpose of the universe which is surrounding our home in a space and a time. अब हम इस छोटी सी दुनिया में रहते हुए माइक्रोस्कोप की मदद से इस बहुत बड़ी यूनिवर्स को जांचने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर पुटिंग एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कि इस ग्रेन जैसी दुनिया की इस इतनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर ना टाइम में ना स्पेस में कोई वसत ही नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं है। एंड नाउ मखाए काकू हमारे पास एक कमाल के साइंटिस्ट हैं इस प्रेजेंट एरा के अंदर, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन द थिंग, एंड ही हैज़ गिवन अस द थियरी इज़ रिमार्केबल वन, एंड ही इज सेइंग दैट another parallel universe is working with us too. ये खाली एक यूनिवर्स नहीं है हमारी जिसमें हम रहते हैं, एक और पैरेलल यूनिवर्स भी चल रही है हमारे पास। अब जिसको हम क़यामत कहते हैं ना कि क़यामत होगी सब खत्म हो जाएगा, तो मिखाई काकू कहते हैं कि क़यामत होगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम इस यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में चले जाएंगे, और वो हम जाएंगे ब्लैक होल्स की मदद से, जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग ने भी बहुत बड़ी रिसर्च की है। फ्रॉम बिग bang to black hole, that is the last work of the Stephen Hawking, where he is giving us the answer of so many things there with the scientific point of view, not with the point of view of the religion. Religion में अब हर किसी का अपना मज़हब है और हर किसी का अपने मज़हब के हिसाब से अपना एक बिलीफ है। Muslims are having a different belief, kun faya kun. In the Christianity we are having the concept according to the Bible that light, so there was a light. in Gita we are having different sort of concept. So ये अलग अलग concept है, हर जगह हमारे पास नज़र आएंगे, but we are here working and talking on the scientific point of view. यानी कि अब इतनी बड़ी कायनात के अंदर इतनी छोटी सी दुनिया बना दी। अब हम देखते हैं ना इतनी बड़ी इस कायनात को तो हमें डर लगता है। We find the universe terrifying because of its vast meaningless distances. Terrifying because of our external loneliness. इतनी व्यूज, इतनी बड़ी कायनात और हम छोटे से, और इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ लाइफ हमारे यहाँ पर है, तो इससे हमारे पास सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ता है और हमें तन्हाई जो है ना इस पूरी दुनिया के अंदर मारती है, और हम जो है इस यूनिवर्स के अंदर अपने आप को बेपाते हैं, ऑल अलोन देयर इन दिस यूनिवर्स, having the life there on the world. So life on universe is described as an accident. अब इस लाइफ को बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ जो दुनिया पे आई वो एक एक्सीडेंट था, जैसे बिग बैंग दुनिया बनी, ऐसे कोई बड़ा धमाका और हुआ जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमारे पास ये लाइफ वजूद में आ गई। सो द यूज़ ऑफ सच अ वर्ड नीड नॉट इम्प्लाई एनी सरप्राइज दैट आर अर्थ एग्जिस्ट, फॉर एक्सीडेंट्स विल हैपन, एंड इफ द यूनिवर्स गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग इनफ, एवरी conceivable accident is likely to happen in the time. जैसे माजी में एक्सीडेंट्स होते रहे हैं, अगर यूनिवर्स ऐसे ही चलती रही तो आगे चल के भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होंगे जहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी,
और वक्त बताएगा कि ये चीज़ें चेंज होना बनती हैं। हमारे पास अगली एग्जाम्पल देते हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लॉर्ड आई एम सेइंग ऑल्डस हक्सले। ऑल्डस हक्सले इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पास। इन्होंने किताब लिखी ब्रेव न्यू वर्ल्ड। उस ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर से हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ द 6 मंकीज़, बहुत मज़ाहिया सी भी लगती है ये। वो कह रहे हैं कि 6 बंदर थे, उनके पास टाइपराइटर था। बोला वो हर वक्त टाइप करते रहते थे, नींद 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 नींद, हर वक्त टाइप, मिलियंस ऑफ ईयर से वो टाइप करते आ रहे थे। और एक वक्त आया कि आखिरी पेज पर आकर हमारे पास उन्होंने शेक्सपियर की सोनेट टाइप कर दी। बोला मतलब कहने का ये है कि जो आखिरी पेज है ना, वही हमारे लिए मायने रखता है, उससे पहले क्या था कोई वर्थ ही नहीं रखती। इवन दो हम लिटरेचर को भी देखें तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो दुनिया का वजूद आ रहा है वो भी ऐसे ही आ रहा है। If we looked through all the millions of the pages the monkey had turned off in untold millions of the years, we might be sure of the finding Shakespeare's sonnet somewhere amongst them. So the product of the blind play of a chance. In the same way, इसी तरह से अगर हम समझे जाएं, शेक्सपियर की जिस तरह से सोनेट अचानक से वजूद में आ गए, इससे पहले लाखों सालों से दुनिया चलती आ रही, कोई वजूद में नहीं आई किस तरह की लिटरेरी चीज़। इसी तरह से अगर हम इस अर्थ के और इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद अर्थ के एग्जिस्टेंस को देखें तो हमें नज़र आएगा, इन द सेम वे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स वेंडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द ईयर्स एंड आर बाउंड टू मीट विद every kind of accident. Unlimited numbers are bound to meet with that special kind of accident which calls planetary system. जिसको हम प्लेनेटरी सिस्टम कहते हैं, बहुत कम है, एक्सीडेंट तो बहुत हो रहे हैं कायनात में अभी भी, बट द एक्सीडेंट वी आर हैविंग इन द मीन ऑफ और इन द कंडीशन ऑफ द अर्थ, दैट इज द यूनिक सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द Huxley. And now when we are having that rare sort of accident into that earth, calculations shows us that the number of these can at most be very small in comparison with the total number of the stars in the sky. मतलब जितने एक्सीडेंट्स हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं हमें पता ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस प्लानिटरी सिस्टम की, ठीक है ना, तो इस प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद लाइफ। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू हैव इन दिस अर्थ, दैट इज़ द टेम्परेचर। अब ये है टेम्परेचर हमारे पास, क्यों देखें, टेम्परेचर जो है हमारे पास ऑफ द स्टार्स वी टॉक अबाउट, it is the temperature that is either too cold or either too hot, so it is not possible for the life to sustain. जो लाइफ हमारे पास कायनात के अंदर मौजूद इस दुनिया के अंदर मौजूद है, it is quite difficult for us to find out that thing that के ये जो स्टार्स हैं हमारे पास, इनके अंदर ज़िंदगी हो जैसे हमारे पास इस अर्थ के ऊपर ज़िंदगी मौजूद है। क्यों? या तो वो स्टार्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं या बहुत ज़्यादा हॉट हैं, और लाइफ को जो चाहिए वो नैरो टेम्परेचर चाहिए। ऑन दैट नैरो टेम्परेचर ओनली लाइफ कैन एग्जिस्ट। ना तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट में आके लाइफ को देख सकते हैं, और ना ही एक्सट्रीम कोल्डनेस के अंदर आके हम लाइफ को पा सकते हैं। लाइक इफ़ वी गो इनटू द अंटार्कटिका, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव द लाइफ देयर। Why? Because it's too cold there. बोला स्टार्स का टेम्परेचर इस तरह से है। यही वजह है कि जो द प्लानिटरी सिस्टम वी आर हैविंग, इट इज़ अ यूनिक वन, इट इज़ द रेयरिटी वी आर हैविंग हियर देयर, इट इज़ रेयरिटी ऑफ द सिस्टम वी आर हैविंग देयर। सो वी नीड टू नो द मैकेनिज्म एंड द प्रोडक्ट। अगर हम अब इस प्लानिटरी सिस्टम को देखें, द सन वी आर हैविंग एंड द अर्थ वी आर हैविंग, एंड इन दैट प्लानिटरी सिस्टम, first of all, the nearest one we are having to the sun, that is the Mercury, then the Venus, and the third one, that is we are having the Earth. It means the Mercury is the hottest one in this planetary system, and if we see the Neptune, okay, Neptune is very far away from that sun. तो लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है हमारे पास बड़ी मुश्किल है। अब इस मैकेनिज्म और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि वी नीड टू हैव द सर्टन
सर्टन मैकेनिज्म एंड देन द अमाउंट, तभी हो सकता है कि हमारे पास लाइफ वजूद में आए. अब लाइफ की एग्जिस्टेंस के हवाले से वी आर हैविंग द टू स्कूल ऑफ थॉट्स that are described by the author, that how the life begins on the earth. Now these two school of thoughts we are having here. One is going to have that idea. इसका ख्याल ये है कि जो हमारे पास जो क्या कहते हैं ज़िंदगी का आगाज़ हुआ अर्थ के ऊपर, वो ये है कि वक्त के साथ साथ शुरू में जो ये अर्थ थी बहुत गर्म थी, वक्त के साथ साथ ये कूल होना शुरू हुई. एंड इट वाज नेचुरल, indeed almost very difficult for the things. तो लाइफ जो है इस तरह से वजूद में आई और जो है हमारे पास जो लाइफ है ये आगे बढ़ी. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है हमारे पास कि जो लिविंग बॉडी के लिए जो क्या कहते हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो केमिकल्स थे, और वो केमिकल्स जो थे इस दुनिया में मौजूद थे. जैसे हमारे पास कार्बन है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के कम्बिनेशन से हमारे पास अर्थ पे जो है लाइफ का आगाज़ हुआ है. अब एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द लाइफ हुई है वो इस तरह से हुई है दैट के ज़मीन सूरज से आई, बिग बैंग हुआ, ज़मीन ठंडी हुई, उसके बाद ऐसे ही कोई और वाक़या हुआ और क्या कहते हैं लाइफ का आगाज़ हो गया. एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है हमारे पास कि लाइफ का आगाज़ जो है वो केमिकल्स की मदद से हुआ है. इन केमिकल्स कंपोजिशन से हमारे पास लाइफ का आगाज़ हुआ और उसके बाद जाके हम इस प्रेजेंट कंडीशन में आए हैं. अब रिलीजन जो है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उससे अलग है, बिल्कुल अलग है हमारे पास ना. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या इस तरह से शेक्सपियर की सोनेट का आना, उन 6 बंदरों का आना और लिविंग सेल्स का हो जाना, क्या ये ज़रूरी है कि चीज़ें अगर इस तरह से हुई हैं तो फिर ये तो ऐसे ही हुआ कि एक छोटे से बच्चे को आप एक मैकनो दे दें और उससे वो मशीन बना लेगा. इसका मतलब ये है कि इन छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर जो हमारी लाइफ आगे बढ़ी है तो इट मीन्स दैट लाइफ ऐसे ख़त्म भी तो हो सकती है ना अकॉर्डिंग टू द साइंस. लेकिन इसमें हमारे पास 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत कमाल का है जिन्होंने पूरी की पूरी क्या कहते हैं चीज़ों को, साइंस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ देयर कंसेप्ट्स एंड द थियरीज. द फर्स्ट वन वी आर हैविंग दैट इज द गैलीलियो. गैलीलियो वाज ए एस्ट्रोनॉमर थे. द लाइफ he born there in 1564 and he died there in 1642. Now when we see the life works and the contribution of the Galileo से पहले हमारे पास यही वर्क कॉपरनिकसन ने दिए थे एंड कॉपरनिकसन को जिंदा जला दिया गया था ड्यू टू दैट कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ही गेव, कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास जो गैलीलियो ने दिया था सेम आगे चलकर, वो ये था, ही गेव अस द कॉन्सेप्ट दैट ये दुनिया जो है ये गोल है और हमारे पास सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता है बल्कि ये ज़मीन है जो सूरज के गिर्द घूमती है. अब and he gave the proof of that thing too. Now this thing was not digested by the religious people or the church of that time. यही वजह थी कि ये गैलीलियो को भुगतना पड़ी और गैलीलियो की सारी उम्र कैद में गुजरी. Why? Because इन्होंने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था और इस टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने हेवनली बॉडीज़ को एग्जामाइन करना शुरू किया था. तो यहाँ से हमारे पास नॉलेज स्टार्ट होना शुरू हुई चीज़ों के बारे में. अब इसी चीज़ को आगे जाके हमारे पास अप्रोच दी डैट वाज द चार्ल्स डार्विन. हमारे पास देखते हैं 1809 to 1882 and he was the man who gave us the origin of species. He was the man who revolutionized the beliefs concerning things there in our life. क्यों? इन्होंने कहा था कि हम सब जो थे अगर हम एवोल्यूशन को फॉलो करें तो हम सब जो थे बंदर थे, ये तो वक्त में हम एवोल्यूशनाइज होकर इंसान बने हैं. अब इन 2 चीज़ों ने हमारे पास रेवोल्यूशनाइज किया चीज़ों को और उसके बाद जाके हमारे पास अब मॉडर्न कंसर्न्स बहुत सारे आ गए हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस देयर. सो एस्ट्रोनॉमर व्यू जो है हमारे पास वो यही है कि बिग बैंग थ्योरी पर बिलीव करते हैं साइंटिस्ट and they are following it. So that is the end of the chapter with the different school of thoughts, with the different concepts
with the planetary system. In it we are going to find out the things there that are there in the mean of the stars. So हम यहाँ पे आपको stop करते हैं and we will continue our last chapter. और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम ख़त्म करेंगे एक बहुत ही कमाल के कुछ शेर हैं उन अशार के साथ. डैट आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, आके पत्थर तो दो चार, आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने इस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे. मतलब पत्थर तो मेरे बागीचे में गिरे लेकिन जो फल टूटा ना वो फल बाहर गिरा, मेरे बागीचे में नहीं गिरा. हाथ आया नहीं कुछ रात की दलदल के सिवा, हाथ आया नहीं कुछ रात की दलदल के सिवा, हाय किस मोड़ पे ख्वाबों के परस्तार गिरे. मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे. सो वी लीव यू हियर एंड होप टू सी यू सून. टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ यू एंड वर्क हार्ड.